नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में संवाद सेतु पुस्तक अध्याय 9 विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, ये पाठ अपना चल रहा था, जिसके अंतर्गत विज्ञान पत्रकारिता और खेल पत्रकारिता का अध्ययन हो गया था। आज की क्लास में फिल्म पत्रकारिता टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे। तो विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, समाचार पत्रों को जब आप देखते हैं तो उसमें बहुत से क्षेत्रों से संबंधित समाचार होते हैं, उन्हीं का अध्ययन हम करेंगे। फिल्म पत्रकारिता, फिल्मों का इतिहास अधिक पुराना नहीं है, उसी प्रकार फिल्मी पत्रकारिता का इतिहास भी अधिक पुराना नहीं है। हिंदी के फिल्मी पत्र कलकत्ता से भी निकलते हैं और मुंबई से, परंतु अग्रणी होने का श्रेय दिल्ली को है। तो देखिए, फिल्मों से संबंधित जो पत्रिकाएं हैं वो कोलकाता से निकलती है, मुंबई से निकलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो दिल्ली को श्रेय मिलता है। सब दिल्ली से ज़्यादा पत्रिकाएं निकलती हैं। 1931 में मुंबई की इंपीरियल कंपनी ने आलम आरा का निर्माण करके लोगों को चौंका दिया था। आलम आरा पहली फिल्म, हिंदी फिल्म 1931 पहली बोलती फिल्म थी। सिनेमा के गूंगे कलाकार बोलने लगे और गाने लगे। 1931 से पहले साइलेंट मूवी होती थी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी। इस जादू को देखकर पढ़े लिखे समाज पर भी सिनेमा का जादू चल गया। लोगों में फिल्मों के बारे में, उनमें कार्य करने वालों के विषय में जानने की उत्सुकता जागृत हुई। इसको दिल्ली के कुछ जागरूक लोगों ने अनुभव करके ही 1932 में दिल्ली से रंगभूमि पत्रिका निकलती थी, उसका प्रकाशन किया। हिंदी की इस प्रथम पत्रिका, फिल्मी पत्रिका के संपादक श्री लेखराम थे। यह साप्ताहिक थी और इसका मूल्य 2 पैसे था। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। इस पत्रिका का मूल्य 2 पैसे था। श्री रामचंद्र तिवारी ने हिंदी की पहली पत्रिका नव चित्रपट को माना है, जो 1932 में दिल्ली से प्रकाशित हुई। तो देखिए, सबसे पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, जो कब आई थी? 1931 में, ठीक है। और 1932 में रंगभूमि पहली पत्रिका फिल्मों की निकली थी, लेकिन रामचंद्र तिवारी जो है वो नव चित्रपट को पहली पत्रिका मानते हैं, जो 1932 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। स्वाधीनता से, आज़ादी से पहले हिंदी के प्राय सभी दैनिक स्वाधीनता आंदोलन को सक्रिय सहयोग दे रहे थे। आज़ादी से पहले जितने भी अखबार थे वो अखबार आज़ादी के आंदोलन को प्रमुखता दे रहे थे, यानी आज़ादी के आंदोलन से संबंधित जो समाचार थे वो अपनी पत्रिका में छापते थे। वैसे भी जब तक शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग फिल्मों और फिल्म वालों को हे दृष्टि से देखता था, उस समय फिल्मों को भी समाज में अच्छा नहीं माना जाता था और फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को भी हे दृष्टि से देखते थे साहब, उनको भी अच्छा नहीं माना जाता था। उस समय हिंदी के साहित्यिक वर्ग की दृष्टि में सिनेमा घटिया मनोरंजन का साधन था और लोगों का मानना था कि सबसे घटिया मनोरंजन का साधन सिनेमा है उस जमाने में। प्रत्यक्ष रूप से भारतीय फिल्में राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग नहीं दे पाई थी। उस टाइम की फिल्में राष्ट्रीय आंदोलन में कोई सहयोग नहीं दे पाई थी। फिल्म बनाने वालों के लिए ऐसा कर पाना संभव भी नहीं था। विदेशी सेंसर बोर्ड के होते हुए जब फिल्मों के नाम बम और महात्मा पर रखना अपराध था। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और यदि आज़ादी के आंदोलन से संबंधित कोई फिल्म बनती तो अंग्रेज़ों का सेंसर बोर्ड था, वो उसको अनुमति नहीं देता, फिल्म को बैन कर देता, कलाकारों को सजा देता, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया था।
सिनेमा के पर्दे पर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के चित्र तक दिखाना गैर कानूनी था। गांधी जी, नेहरू जी के चित्र भी फिल्मों में नहीं दिखाते थे। अंग्रेज सरकार ने उनको भी गैर कानूनी कर रखा था। तब भला फिल्मों में प्रत्यक्ष रूप से देश की आज़ादी की बात कर पाना कैसे संभव हो सकता था? इस सत्य के बावजूद प्रत्यक्ष रूप से सिनेमा ने नवजागरण में अपनी भूमिका निभाई थी। हाँ, आज़ादी के आंदोलन में भूमिका नहीं थी, लेकिन लोगों को जागृत करने में फिल्मों का बड़ा योगदान था। अमर ज्योति, वहाँ बरांडे की बोतल, पड़ोसी जमींदार, अपना घर, जमीन, सिकंदर, राम शास्त्री, नया तराना आदि वे फिल्में थी जिन्होंने दर्शकों में देश के प्रति प्यार जागृत किया और देखने वालों को सांप्रदायिक एकता, अन्याय का विरोध तथा भारतीयता के प्रति श्रद्धा रखने की प्रेरणा दी गई थी। आज़ादी से पहले मुंबई तथा कोलकाता के अंग्रेजी दैनिक तो थोड़ी बहुत फिल्मी सामग्री देते थे, परंतु हिंदी में विश्वामित्र को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमुख दैनिक समाचार में फिल्मों की चर्चा नहीं होती थी। राष्ट्रीय दैनिक पत्रों का रवैया बदला नवभारत टाइम्स के प्रकाशन से। नवभारत टाइम्स अभी भी निकलता है। नवभारत टाइम्स ने लगभग आरंभ से ही साप्ताहिक फिल्मी स्तंभ दिया था। वीक में एक दिन एक कॉलम आता था फिल्मों का। दैनिक हिंदुस्तान ने आरंभ में थोड़ी सामग्री दी, बाद में नियमित रूप से सप्ताह में एक बार एक पृष्ठ फिल्मों पर देना आरंभ कर दिया। उधर राष्ट्रीय दैनिकों के स्वरूप में आए इस परिवर्तन के फलस्वरूप आज नवजीवन, स्वतंत्र भारत, नवभारत, नई दुनिया आदि अन्य दैनिकों ने भी फिल्मों और फिल्म वालों पर नियमित रूप से टिप्पणियां प्रकाशित शुरू कर दी। इस प्रकार एक बार पहला एक अखबार था जिसने फिल्मों पर कुछ एक आर्टिकल लिखा, फिर दूसरे जो समाचार पत्र थे उन्होंने भी देखा कि लोगों की, पाठकों की रुचि फिल्मों की ओर ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने भी अपने समाचार पत्रों में फिल्मों के बारे में लिखना शुरू किया था। इस परिवर्तित दृष्टिकोण के कई कारण थे। कौन सा परिवर्तित दृष्टिकोण? फिल्मों के कॉलम डालना। एक तो हिंदी का पाठक अब उस विधा के विषय में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने को उत्सुक था। भाई क्या होता है फिल्मों में, तो उनके मनोरंजन का सर्वप्रिय साधन थी फिल्में। दूसरे, स्वाधीनता, आज़ादी। स्वाधीन भारत में, आज़ाद भारत में राष्ट्र के नवनिर्माण में सिनेमा ने अपनी भूमिका अदा करना शुरू कर दी थी। अब देश आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद में जो फिल्में बनी उन फिल्मों में भारत के निर्माण की जानकारी मिलने लगी। किस प्रकार हम अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, कैसे हम देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं, कैसे समाज की जो बुराइयां हैं उनको मिटा सकते हैं, इन्हीं विषयों के ऊपर फिल्में बनने लगी। तीसरा कारण था, राष्ट्रीय सरकार भी अब सिनेमा के विकास के प्रति प्रयत्नशील थी और हमारे देश की जो राष्ट्रीय दिल्ली की सरकार थी वो भी मानती थी कि फिल्मों का विकास होना चाहिए। 1951 की फिल्म जांच पड़ताल समिति, 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना आदि ने प्रबुद्ध और शिक्षित समाज के दृष्टिकोण को बदला था और यही हवा का बदलता हुआ रुख दैनिक पत्रों में अभिव्यक्ति पाने लगा। इस समय यूँ तो सभी प्रमुख हिंदी दैनिक फिल्मों पर नियमित सामग्री प्रकाशित कर रहे थे, परंतु पिछले कुछ वर्षों से पंजाब के कुछ हिंदी दैनिकों ने, दैनिक कहते हैं जो रोज़ाना अखबार आता है उसको, दैनिकों ने फिल्मी सामग्री प्रकाशित करने में देश के अन्य सभी दैनिकों से बाजी मार ली। वैसे तो देश के लगभग सभी समाचार पत्र फिल्मों के बारे में छापते थे, लेकिन पंजाब के जो समाचार पत्र थे वो जो छापते थे उसके प्रति लोगों की रुचि अधिक थी। पंजाब केसरी, वीर भारत, हिंदी मिलाप सप्ताह में एक बार नियमित रूप से फिल्म संस्करण प्रकाशित करते थे। उस दिन उनके मुख्य पृष्ठ पर अथवा अंतिम पृष्ठ पर फिल्म कलाकारों के रंगीन चित्र भी आते थे, इसलिए लोग उनको ज़्यादा पढ़ना पसंद करते थे। फिल्मी पत्रकारों के इस समय देश के कई संगठन भी बन गए थे, कई ऑर्गेनाइजेशन भी बन गए थे। इनमें सबसे पुराना है कोलकाता का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन। करीब 20 वर्ष हुए बम्बई के फिल्मी पत्रकारों एवं समीक्षकों ने बॉम्बे फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन स्थापित किया था। फिल्मों का एक संगठन भी बना।
इस संगठन ने बंगाल के संगठन के समान कलाकारों और फिल्मों को पुरस्कृत करना भी आरंभ किया, और ये संगठन अच्छी फिल्मों को और उनमें अदाकारी करने वाले कलाकारों को सम्मान देता था, पुरस्कार देता था। परंतु कुछ ही वर्षों में इसमें पत्रकारों का एक वर्ग अलग हो गया, पृथक हो गया। इन अलग हुए लोगों ने फिल्म क्रिटिकल क्लब बनाया, एक दूसरी संस्था बना ली, परंतु समय के साथ साथ ये संगठन भी निष्क्रिय हो गया। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान राजधानी के फिल्मी पत्रकारों को समारोह कवर करने में जब कठिनाई हुई तो उन्होंने भी अपने को संगठित करने का निर्णय किया। 1962 में दिल्ली में फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। तब से ये संगठन अभी भी चल रहा है। 1962 में दिल्ली में बना था ये संगठन। तो ये फिल्मों के संगठन है साहब। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है कि फिल्मों के कौन कौन से संगठन कब कब अस्तित्व में आए थे। 1973 में मुंबई के फिल्म पत्रकारों ने एक बार पुनः अपना संगठन बनाया। अब की बार इसका नया नाम रखा गया जर्नलिस्ट सोसाइटी। यह संस्था काफ़ी कुछ कार्य कर रही थी। लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद आदि में जितने भी पत्रकार संगठन हैं उनमें सभी भाषाओं के फिल्म पत्रकारों और समीक्षकों को सदस्यता प्रदान की गई। भाषा के आधार पर न तो अंग्रेजी के फिल्मी पत्रकारों का कोई संगठन है और न ही हिंदी के फिल्मी पत्रकारों का। तो लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई अलग संगठन नहीं है। एक जागरूक फिल्म पत्रकार को फिल्म इतिहास के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत, चित्रकारी, नवजीवन, नाटक आदि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक फिल्म पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये प्रश्न आया यहाँ से, ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक जागरूक फिल्म पत्रकार को फिल्म इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, साहित्य की जानकारी होनी चाहिए, कला की जानकारी होनी चाहिए, संगीत, चित्रकारी, जनजीवन, नाटक, इनका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिना इस बैकग्राउंड की पृष्ठभूमि के वह न तो सही मूल्यांकन कर पाएगा और न अपने पाठकों को उचित दिशा निर्देश दे सकेगा। फिल्म निर्माण कैसे होता है इसका ज्ञान भी उसको होना चाहिए। उसे कथा और पटकथा का अंतर भी पता होना चाहिए। उसे ज्ञात होना चाहिए कि इंडोर और आउटडोर शूटिंग में कितना फ़र्क होता है। क्लोजअप और लॉन्ग शॉट किसे कहते हैं, बैंक प्रोजेक्शन और सुपर इम्पोजिशन की क्या उपयोगिता है, भारतीय भाषाओं में बन रही फिल्मों की तथा फिल्म बनाने वालों की आर्थिक स्थिति, कलात्मक रुझान, पृष्ठभूमि आदि की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। इतना कुछ ज्ञात होने पर भी अच्छे फिल्मी समीक्षक होने की अपेक्षा उससे और की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, एक फिल्म पत्रकार में क्या गुण होने चाहिए, ये आपको पूरा का पूरा इसका देखना है। विभिन्न देशों की फिल्मी पत्रिकाओं में भारत की प्रमुख सिने पत्रिकाओं की तुलना करें तो हम यह सगर्व कह सकते हैं कि संस्था की दृष्टि से नहीं, आकार, कलेवर और साज सज्जा के आधार पर भी भारत की प्रमुख फिल्मी पत्रिकाओं को विश्व के श्रेष्ठतम फिल्मी पात्रों के समकक्ष यानी बराबर रखा जा सकता है। अंग्रेजी फिल्म पत्रों जैसे फिल्म फेयर, स्टार एंड स्टाइल, स्टारडस्ट, फिल्म वर्ल्ड तथा सिने ब्लिट्ज कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या किसी भी अन्य देश की प्रमुख फिल्मी पत्रिकाओं से तुलना हम कर सकते हैं। तो हमारे देश की जो फिल्म पत्रिकाएं हैं वो देश की बड़ी बड़ी फिल्म पत्रिकाओं के समकक्ष है साहब, उनके समान हैं, हम उनसे कम नहीं हैं। ये हुआ फिल्म पत्रकारिता। आगे आइए वाणिज्यिक पत्रकारिता। वाणिज्यिक पत्रकारिता, बिजनेस से संबंधित जो पत्रकारिता है वो वाणिज्यिक पत्रकारिता कहलाती है। वाणिज्य पत्रकारिता का इतिहास औद्योगिकरण के साथ हुआ था। औद्योगिकरण 90s के दौर में औद्योगिकरण हुआ कि भारत का कोई भी उद्योग है, उस उद्योग में जो सामान बनता है वो विश्व के किसी भी कोने में जब पहुंच गया तो ये औद्योगिकरण है। या विश्व के किसी भी कोने में कोई सामान बना है तो वो भारत तक पहुंचा है। पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद समाचार पत्रों में उद्योग, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े समाचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। भारत में आर्थिक पत्रकारिता का आरंभ ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ। इसे आर्थिक पत्रकारिता भी कहते हैं।
देश में पहली आर्थिक संदर्भों की पत्रिका कैपिटल नाम से 1886 कोलकाता से निकली थी। कैपिटल पहली आर्थिक पत्रिका है। इसके बाद लगभग 50 वर्षों के अंतराल में मुंबई तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना। इस दौर में मुंबई से निकले कौर सप्ताह ने अपनी खास पहचान बनाई। इस पत्रिका का 1910 में प्रकाशन कोलकाता में आरंभ हुआ। दिल्ली में 1943 में ईस्टर्न इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का प्रकाशन हुआ। आज़ादी के बाद गुजराती में व्यापार पत्रिका का प्रकाशन 1949 में मासिक पत्रिका के रूप में हुआ। ये वाणिज्यिक पत्रकारिता का इतिहास है साहब। वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। वो एक प्रश्न आ गया, एक वाणिज्यिक पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए, या वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए ध्यान रखने की बातें कौन कौन सी है, ये प्रश्न है इसमें। वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए सर्वप्रथम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी उत्पाद की आवक, कोई भी प्रोडक्ट कितना आ रहा है, खरीद बिक्री, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कितनी पैदावार होती है आदि का ज्ञान होना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में कमी या बढ़ोतरी के पीछे क्या कारण है, वैश्विक बाजार में इसकी कीमतों में कमी अथवा बढ़ोतरी का मूल्यांकन करना आना चाहिए उसको। विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान भी जरूरी है। कृषि उत्पाद, खेती के उत्पाद, खाद्यान्न आदि की पैदावार में कमी या बढ़ोतरी से उसकी कीमतों पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना आना चाहिए। बाजार में मांग के सामने कीमतों का अर्थशास्त्र भी जानना जरूरी है। अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है कि मांग के बदले यदि आपूर्ति कम है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती है, तथा किसी वस्तु की आपूर्ति मांग की तुलना में ज़्यादा है तो कीमतों का घटना स्वाभाविक है। ये आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इको वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। बाजार किसी भी उत्पाद की कीमत बढ़ाने अथवा घटाने में दलालों की भी बहुत भूमिका होती है। दलाल वे होते हैं जो विक्रेता और क्रेता के बीच माध्यम का, मीडिएटर का कार्य करते हैं और एक निश्चित राशि दलाली के रूप में अर्जित करते हैं। समाचार पत्रों के वाणिज्यिक पृष्ठों को देखें तो इसके कई भाग दिखाई देते हैं, जिनमें खासकर है अनाज मंडी। आप अखबार देखोगे तो वाणिज्यिक समाचारों में अनाज मंडी, तेल तिलहन, गुड़ खांडसारी, सराफा बाजार, शेयर बाजार, रुई बाजार, धातु, पटसन, चाय, किराना बाजार के अलावा कंपनी समाचार, आर्थिक समीक्षा आदि की जानकारी होती है। इन सभी स्थायी स्तंभों के अलावा आयात निर्यात, वित्तीय नीतियाँ, विभिन्न कंपनियों की वार्षिक प्रगति का विश्लेषण आदि भी इन्हीं पृष्ठों पर होता है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि समाचार पत्रों में वाणिज्यिक पृष्ठ पर कौन कौन से समाचार होते हैं या किससे संबंधित होते हैं, वो ये है साहब। ये एक प्रश्न आ गया। इस पूरे बाजार को समझने के बाद ही वाणिज्यिक पत्रकारिता में महारत प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में वाणिज्यिक पत्रकारों की मांग बहुत ज़्यादा है और इस क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए भविष्य में प्रबल संभावनाएं हैं। आगे देखिए, अपराध समाचारों संबंधी पत्रकारिता। अपराध समाचारों की चर्चा करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि अपराध किसे कहते हैं। शाब्दिक रूप से कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है। छोटा प्रश्न हो गया, अपराध किसे कहते हैं। कोई भी काम जो हम कानून के विपरीत करते हैं वो अपराध है। समाचार पत्रों में आज अपराध समाचारों की भरमार देखने को मिलती है। समाज में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि अपराध की श्रेणी में आती है। अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग अथवा उनका संपादन बहुत ही कठिन काम है। बगैर किसी प्रमाण के सबूत के किसी समाचार का प्रकाशन रिपोर्टर के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है। जब तक किसी पर आरोप सिद्ध न हो उसे अपराधी लिख देना भी अपराध है। अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग करने वाले को पुलिस महकमे की, अदालत और कानून का ज्ञान होना चाहिए उसको। फिर वही प्रश्न आ गया, अपराध समाचारों की पत्रकारिता करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपराध
समाचारों का जो पत्रकार है उसमें क्या गुण होने चाहिए, यही चीज़ आ गई। किसी भी अपराध की खोजबीन के लिए पुलिस में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी होने के साथ साथ घटनाक्रम का सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप ब्यौरा ज्ञात होना चाहिए। किसी भी अपराध के समाचारों में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, क्यों का उत्तर भली भांति रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि पाठकों की जिज्ञासा शांत हो सके। अगला है अदालती पत्रकारिता। अदालतों में जो निर्णय होते हैं उनसे संबंधित जो पत्रकारिता होती है वो अदालती पत्रकारिता कहलाती है। वस्तुतः अपराध समाचारों के क्रम में ही अदालती समाचारों को देखा जाता है। अपराध करने के बाद अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने और उसे अदालत में प्रस्तुत करने के बाद दिए गए फैसले के समाचारों को अदालती समाचारों के तहत लिया जाता है। कोई भी आदमी अपराध करता है, उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है और फिर उसे कोर्ट में, अदालत में पेश करती है। अदालत में जज वकीलों की बहस सुनने के बाद में जो डिसीजन देता है, निर्णय देता है, और उस निर्णय को अखबार में जब छापा जाता है तो वो अदालती समाचार हुआ। ठीक है। अदालत में अभियुक्त के पक्ष और अभियोजन अर्थात आरोप लगाने वाले पक्षों के वकीलों के प्रस्तुत तर्क के आधार पर अदालत फैसला सुनाती है। अदालत में हुई बहस और उसके बाद फैसले की समस्त कार्रवाई की अदालती समाचारों में शामिल किए जाते हैं। अदालती समाचारों की महत्ता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक फैसले की खबर से देश भर में हलचल मच जाती है और कई बार तो आंदोलन का रूप ले लेती है। अतः ऐसे समाचारों में काफ़ी गंभीरता से लिखने की आवश्यकता होती है। कई बार फैसले में उल्लिखित तथ्यों को ठीक से न समझ पाने के कारण भारी नुकसान हो जाता है। कई बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं, अदालत जब वो डिसीजन देती है तो उससे बहुत दिनों पहले ही लोग ये देखते हैं कि उस दिन उस केस का डिसीजन आने वाला है। तो इस क्षेत्र की पत्रकारिता करते समय भी बहुत सावधानियां बरतनी होती है। सारांश, उपर्युक्त सभी समाचारों के प्रकार और इसकी रिपोर्टिंग करने में आवश्यक सावधानियों और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानने के बाद उसकी महत्ता की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही खेल पत्रकारिता, वाणिज्यिक पत्रकारिता, अपराध और अदालती समाचारों की रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी मिलती है। उक्त अध्याय में यह समझ आना आवश्यक है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में गंभीरता के साथ साथ तटस्थता भी होनी चाहिए। किसी का पक्ष नहीं लेना है, निष्पक्ष रूप से, ताकि समाचारों में पक्षपातपूर्ण रवैया न दिखाई दे। शब्दार्थ है वाणिज्यिक व्यापार से जुड़ी खबरें, अभियोजन आरोप लगाने वाला पक्ष, अभियुक्त आरोपी। अभ्यास प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।